नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, यही मेरी आंतरिक प्रेरणा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि भीम अपने पुत्र को बुलाने निकल पड़े हैं और रास्ते में कई जगह में वे रुकते जा रहे हैं, तो उनको पिछली बातें स्मरण हो रही है, जैसे उनके दिमाग में चलचित्र की भांति स्मरण हो रहा है। अब भीम हिडिंब प्रदेश के पास पहुंचे हुए हैं और हिडिंब प्रदेश के पास में ही अपने सैनिकों के साथ वे डेरा डाले हुए हैं। भीम को अचानक दो राक्षस मिलते हैं और उन दो राक्षसों से भीम बातचीत करते हैं और बातचीत करते हुए बोलते हैं कि सालक टंकट्टी और घटोत्कच कैसे है। अपनी पत्नी और पुत्र की कुशल क्षेम पूछने के बाद कहते हैं कि आप चले जाओ और सालक टंकट्टी को बोलो कि आपका पति भीम आया हुआ है और पास के जंगल में डेरा डाला हुआ है। वे दोनों राक्षस सालक टंकट्टी को ये सूचना देने के लिए भाग निकले। भीम ने पहाड़ों से उतर कर देखा कि उनके सारे घुड़सवार गहरी नींद में सो रहे थे। दो लोग पहरा भी दे रहे थे। अचानक उनके कानों पर ढोल बजने की आवाज आने लगी। आवाज की दिशा की तरफ गौर किया तो भीम ने देखा कि हाथ में मशाल लेकर कुछ राक्षस पहाड़ों के चट्टानों पर खड़े थे। ढोल वाले और बाकी लोग धनुष्य बाण, लाठी, गोफन लिए खड़े हो गए थे। उन्हें देखकर भीम के सारे सोए हुए सैनिक घबराकर उठ खड़े हुए और घोड़े बीच बीच में बिदकने लगे। भीम ने सबको दिलासा दिया और वे अकेले उनके तरफ बढ़ने लगे। आधे रास्ते तक जाकर भीम रुक गए और ढोलों की आवाज़ भी रुक गई। भीम ने जोर से कहा, मैं ही भीम हूँ, घटोत्कच का पिता। तुम लोग कौन हो? भीम के अंगरक्षकों को इतना आश्चर्य हुआ। वह भाषा भी अपनी जैसी थी, पर स्वर बहुत ऊंचा था। शब्द विन्यास में भी अंतर था। चट्टान से एक व्यक्ति उतरकर नीचे आया और उसके दोनों ओर मशालें जल रही थी। भीम की दृष्टि उसी पर पड़ी। उसे जैसा लगा उसने अपने यौवन में वह जितना लंबा था उसमें भी वह लंबा था। लंबा चौड़ा, डील डौल, मुख की आकृति भी वैसे ही थी। उसके मुख पर ऐसा भाव झलक रहा था कि उछलकर किसी भी तने को तोड़कर किसी भी शेर पर टूट पड़ सकता था। उसे देखते ही भीम के मुख से निकल पड़ा, तुम ही घटोत्कच हो? उसने पास आकर भीम के घुटनों तक सिर झुका दिया। तब चार अन्य व्यक्ति चट्टान से उतर आए। सबके हाथों में मशाली थी। उसके पीछे पूरी राक्षस सेना थी, किंतु शरीर घटोत्कच जितने वे लंबे न थे। पेड़ तोड़ सकने वाले हाथियों जैसा बल न था। उन सब ने भीम के सामने सिर झुकाया और खड़े हो गए। घटोत्कच ने कहा, ये सब मेरे भाई हैं। बाद में वे सब भीम से जरा हटकर खड़े हो गए। घटोत्कच ने कहा कि माँ स्वयं आपको बुलाने आ रही थी। हम ही कहे कि हम बुला लाएंगे, कहकर उसे वही छोड़ आए हैं हम। एक पूरी रात देश की सीमा तक लगातार आने के बाद वापस लौटने पर उसके पाँवों में दर्द होता है। अब उसकी शक्ति घटती जा रही है ना। यह निश्चय हुआ कि भीम को उसी समय चल देना चाहिए। उसके साथियों को ले जाने के लिए वहाँ का राजा घटोत्कच तैयार न हुआ। उसने कहा, आप मेरे पिता हैं, मेरी माँ के पहले पति, इसलिए हम सबके पिता हैं, पर इन बाहर वालों को हम भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। यह हमारी पद्धति के विरुद्ध है। वे यही रहे। उनकी रक्षा के लिए मैं अपने सैनिकों को छोड़ जाता हूँ, परंतु उनमें से कोई भी उस चट्टान को पार नहीं कर सकता। हमारे जंगल के किसी भी प्राणी से अथवा किसी राक्षस से उन्हें नुकसान न पहुँचे, यह व्यवस्था हमारे लिए हमारे लोग करेंगे। नील को कहकर भीम उनके साथ चल पड़े। चट्टान लांघने के बाद घटोत्कच भीम के पास आकर उसकी पीठ करके उखड़ू बैठ गया और बोला, चढ़कर मेरे कंधे पर बैठ जाइए। सुनकर भीम को कसमसाहट हुई।
वह बोला, आज तक मैं लोगों को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता रहा, मैं किसी के कंधे पर नहीं बैठा और अभी बैठने लायक कमजोर भी नहीं। घटोत्कच ने कहा कि यह माँ की आज्ञा है, कंधे पर पिता को बिठा कर ले आओ। भीम बैठा नहीं, घटोत्कच उठा नहीं, पर फिर वो बोला नहीं। भीम खड़ा ही रहा। भीम कंधे पर बैठने के लिए मना करता रहा, लेकिन वो मौन बैठा ही रहा। अपने मालिक को पीठ पर बिठाने वाले और न हिलने डुलने वाले गजराज की भांति वह बैठा ही रहा। अंत में उसके कंधे पर दोनों ओर पांव लटकाकर भीम आखिर में बैठ ही गया, उसका सिर थाम कर। घटोत्कच आराम से उठा और धड़धड़ाते हुए भागना शुरू किया। उसके सामने 4 गज आगे दूसरे चारों दौड़ रहे थे। ओहो, कितनी जोर से दौड़ रहा है। भीम सोचने लगे, पता नहीं इसकी आयु में मुझ में इतनी शक्ति थी या नहीं। नहीं थी, कभी नहीं थी। भीम ने मन ही मन निश्चय किया। अपनी लंबाई और ऊपर बैठने वाले की लंबाई का ध्यान रखते हुए घटोत्कच नीचे झुके वृक्षों को टहनियों से बचा बचा कर भाग रहा था। सूखे पेड़ की लकड़ी जैसी सख्त बाहें, भीम की पिंडलियों को भी कड़ा लगने वाला उसके वक्ष का गठन, उसकी मजबूत कोहनियों ने भीम ने घुटने थाम रखे थे। भीम का उल्लास दुगुना हो उठा था। भीम गर्मी की लंबी यात्रा, आगे आने वाला युद्ध और इतने दिन के क्लेश सब कुछ भूल गया। घटोत्कच ने बीच में ही कहीं भी उसे उतारा नहीं, रुककर सांस तक नहीं लिया। ऊपर बैठे व्यक्ति को 1 इंच भी इधर उधर सरकाया नहीं। दौड़ने से पसीना छूटने लगा था। भागने वाले घटोत्कच के कंधे, छाती और बाहों से भी पसीना टपक रहा था। बैठने वाले और उठाकर ले जाने वाले दोनों के पसीने बहे और बहकर एक हो गए। भीम में शक्ति का संचार हुआ। उसे लगा कि वो फिर से 28 और 30 वर्ष की आयु का युवक बन गया है। हर्ष से ही उसकी छाती फूल उठी। पाँव फूटने तक वे अपने निवास वाली अमराई में पहुंच गए थे। दूर से ही इनके आगमन की सूचना मिलते ही अमराई के पास भी ढोल बजने लगे। 8-10 आदमी नाचने लगे, गाने लगे। एक पेड़ के तले आग सुलग रही थी। भीम को याद हो आया, वही पेड़ जहां उसने और सालक टंकट्टी ने बड़े बड़े बांसों की झोपड़ी में 1 वर्ष बिताया था। पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, वैसा ही था। तब तक सालक टंकट्टी दिखाई पड़ी। वो बुढ़िया हो चली थी, शरीर घट गया था। हट्टी कट्टी होने पर भी मुख पर रेखाएं उभर आई थी। सिर पर बाल घट गए थे, फिर भी तुरंत पहचान में आ गई। घटोत्कच माँ के सामने खड़ा हो गया। यात्रा समाप्त होते ही पांव मोड़कर घुटनों के बल उकड़ू बैठे गजराज की भांति उसने घुटनों को कस कर पकड़े, हाथों को छोड़ दिया, चिपचिपाती भुजाओं को अलग किया। धरती पर पांव रखते ही भीम ने बैठे ही बैठे झुककर घटोत्कच के माथे पर नाक रखकर लंबी लंबी 3 सांसें ली। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगली कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।